जैन साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 में पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग इसमें जो यूपी बोर्ड में क्लास 6 का हिस्ट्री का किताब लगता है उसी का सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्लास 6 का है, जस्ट इसके बाद क्लास 7, फिर क्लास 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों बुक को हम एकदम चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू टाइप में ला रहे हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से है। जैसा कि ट्रेंडिंग जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है, इसी तरह के अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन कारण वाले, मिलान वाले, सत्य असत्य वाले, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, कथन है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कारण है कि हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की कला जानते थे। अब आपको बताना है, विकल्प ए कह रहा है कि कथन एक सही है, ठीक है ना। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। विकल्प ए कह रहा है। विकल्प बी कह रहा है कथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। सी कह रहा है मेरे भाई कि कथन ए सही है परंतु कथन आर गलत है। और डी कह रहा है कि कथन ए गलत है परंतु आर यानी जो कारण है वो सही है। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों बात बिल्कुल ठीक है और कथन कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए है क्या, इसको बहुत ध्यान से समझिए। धातु काल में आदि मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की, जो कि आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, पार्ट दूसरे में आपने पढ़ा था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के दौर में मानव ने तकनीक की रूप से उन्नति की और तांबे में टीन धातु को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया, मिश्रित धातु का निर्माण किया, जिसे ब्रॉन्ज यानी कांसा कहा जाता है, ठीक है ना। कांसा किससे बनता है मेरे भाई? तो तांबे और टीन को मिलाने से। ये ध्यान रखिएगा, तांबे की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाने में हुआ करती थी। इसी कारण से इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसलिए कथन और कारण दोनों बिल्कुल ठीक है, कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। मेरे भाई ध्यान से समझिए, हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सभ्यता की खोज यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे। 1901 में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने तत्कालीन पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा किस नदी के तट पे है मेरे भाई? तो रावी नदी की। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि हड़प्पा के नगरों के घर 2 मंजिले भी होते थे, जिनमें दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी। दूसरा कथन कह रहा है कि नगरों की सड़कें चौड़ी तथा वे एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। कथन तीसरा कह रहा है कि घरों के गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां बनी थी। अब आपको ये बताना है, विकल्प सामने आपके है। विकल्प ए कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है। बी कह रहा है कि 2 और 3 कथन ठीक है। सी कह रहा है केवल 1 और 3 कथन ठीक है। डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही है। बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो इसके लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी आपके तीनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन मिस्र और मोसोपोटामिया की सभ्यता से नगर नियोजन के मामले में बहुत आगे थी। यहाँ के घर पक्की और सुनिश्चित अनुपात की ईंटों से बने होते थे, जो हवादार और बहुमंजिला थे। सड़कें ग्रिड पैटर्न यानी जाल पद्धति पर आधारित थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
जिससे नगर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। सबसे अनूठी और अच्छी बात ये थी, इसकी खास विशेषता ये थी कि यहाँ जल निकासी प्रणाली थी, ठीक है ना, जहाँ हर घर की नाली सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी और ये नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी। आइए कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो हड़प्पा के नगर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग, जिसे नगर दुर्ग या किला कहा जाता था, जो ऊंचे चौतरे पर था और जहां प्रशासनिक भवन या शासक वर्ग रहता था। वहीं पूर्वी भाग, जिसे निचला नगर कहा जाता था, यहाँ पे सामान्य जनता, व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। अच्छा, कुछ अपवाद स्वरूप जैसे धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, एकमात्र ऐसा नगर था जो तीन भागों में बटा हुआ था: दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। अच्छा, धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस नगर को तीन भागों में बांटा गया था, ठीक है ना, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। वहीं कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ के निचले नगर के घर भी चारों ओर से सुरक्षा दीवार यानी परिकोटा से घिरे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये भी ध्यान रखिए। साथियों, आप सभी के लिए यूपी टेट जो आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए भाषा के रूप में यदि आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत के बहुत बेहतरीन क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं। एकदम वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और वही पढ़ाए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं। वही फैक्ट बताए जाएंगे, कहीं इधर उधर का आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जाए आपके पास तुरंत पहुंच जाए वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानगार के साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या वह हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, या फिर मेरे भाई वह कालीबंगा है? बताइए। देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, अगर बात करें महान स्नानगार की तो ये आपके एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र हुआ है और आपके एससीईआरटी के किताब में भी इसका जिक्र है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और भव्य वस्तुकला का यह उदाहरण था विशाल स्नानगार। इस जलाशय के चारों तरफ बरामदे और कमरे बने हुए थे। तालाब में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी और पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और चारकोल यानी बिटुमेन की परत चढ़ाई गई थी। इसमें पानी भरने के लिए पास में ही एक कुआं बना था और गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था भी थी इसमें, ठीक है ना। विद्वानों के अनुसार इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान या विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए हुआ करता था। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। साथियों, अभी आपने पढ़ा कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह जो मोहनजोदड़ो है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख जो वस्तुएं हैं, इसमें एक तो विशाल अन्नागार भी है, वो भी ध्यान रखना है। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति है, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और कांसे के बनी नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानगार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं हम, आपको बताना है कि क्या कहाँ से प्राप्त हुए। बताइए, चलिए बताइए, इसको सुमेलित करिए, कौन किससे सुमेलित होगा। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें इसकी सुमेलित की, तो जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, अभी आपने पढ़ा कि वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से मेरे भाई? तो मोहनजोदड़ो 1 का 2 से मिलेगा, मिलान होगा। वहीं अगर बात करें गोंदीबाड़ा, जो बंदरगाह था,
साथियों उसकी अगर हम बात करें तो यह आपके लोथल में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? लोथल में। वहीं अगर हम बात करें आपके पक्की मिट्टी का बना हल, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा वह बनवाली से प्राप्त हुआ था। और वहीं अन्न भंडार यानी विशाल अन्नागार की बात करें तो यह आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? तो अगर अब विकल्प की हम बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों अगर हम बात करें कांसे की नर्तकी की मूर्ति की तो मोहनजोदड़ो यह मूर्ति लुप्त मोम पद्धति या ढलाई विधि से बनाई गई थी जो उनकी उन्नत धातु कला को दर्शाती है। वहीं गोंदीवाड़ा की बात करें बंदरगाह की तो मेरे भाई यह लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल से एक विशाल जहाज़ों की गोदी मिली है जहां से विदेशों में व्यापार होता था। वहीं अगर हम बात करें पक्की मिट्टी का हल तो मेरे भाई यह बनवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, बनवाली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है जो कृषि उपकरणों की जानकारी देता है। वहीं अगर हम बात करें आपके अन्न भंडार की यानी अन्नागार की तो मेरे भाई हड़प्पा में रावी नदी के तट पर छौ छौ की 2 कतारों में कुल 12 अन्न कठोर अन्नागार मिले हैं जहां आपातकाल के लिए अनाज सुरक्षित रखा जाता था। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। यहाँ से चावल के दाने और फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर हम बनवाली की बात करें मेरे भाई तो बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग आपस में वस्तु विनिमय, ठीक है ना, और मुहरों के माध्यम से व्यापार संचालित करते थे, आपको ध्यान रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। प्रश्न है साथियों हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से परिचित नहीं थे? क्या बैल से परिचित नहीं थे, हाथी से, घोड़ा से और भेड़ से? तो मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, विकल्प सी आपका बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी से। लेकिन अगर हम बात करें घोड़े के साक्ष्य की तो साथियों गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थल से घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, परंतु हड़प्पा कालीन लोग सामान्य जीवन में घोड़े के नियमित उपयोग, उसे पालतू बनाने या अपनी संस्कृति में उसे महत्वपूर्ण स्थान देने से पूरी तरह से अपरिचित माने जाते थे। साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। हड़प्पा वासियों का प्रिय या पूजनीय पशु कुवड़ वाला सांड था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की मोहरों पर सबसे अधिक बार एक सींग वाले काल्पनिक पशु का अंकन मिलता है। वहीं इस सभ्यता की मोहरों पर शेर का कोई भी चित्र या अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि बाघ और गेंडे जैसे चित्र मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु के प्रयोग से पूरी तरह अपरिचित थे? क्या सोना है, चांदी है, लोहा है या तांबा है? तो मेरे भाई हड़प्पावासी पूरी तरह से लोहे से अपरिचित थे, विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण विकसित कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति थी। यहाँ लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं को पिघलाने और उन्हें आभूषण और औजार और बर्तन बनाने की कला में निपुण थे, लेकिन वे लोहे धातु से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। भारत में लोहे का आगमन और व्यापक प्रयोग इसके काफ़ी बाद यानी उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इन स्थानों से लोहे के प्रयोग के बारे में इन स्थानों पे इनकी शुरुआत होती है। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आप वो भी जान लीजिए। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान की खेतड़ी खदानों और ओमान से मंगाया जाता था। वहीं टीन मेरे भाई अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। सोने का आयात दक्षिण भारत जो वर्तमान कर्नाटक के कोलार खदानों और चांदी का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपकी किताब में दिया गया है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 और कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मेरे भाई कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और उन्हें उर्वरता की देवी मानते थे। वहीं अगर हम बात करें
हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और जिनके चित्र मोहरों पर मिले हैं। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए ताबीज नहीं पहनते थे। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए और पढ़िए और बताइए। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल 1 और 2। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो देख लीजिए। पशुपति शिव की मुहर के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा विराजमान है तथा आसन के नीचे 2 हिरण छिपे हैं। वहीं हड़प्पावासी प्राकृतिक पूजक भी थे। वे पीपल के वृक्ष, पक्षियों और जल की पूजा करते थे। यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, जो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया जाता था? काला रंग, लाल रंग, पीला रंग या फिर नीला रंग? बताइए। देखिए मेरे भाई, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पे कुम्हार मिट्टी के बहुत ही सुंदर, मजबूत और चमकीले बर्तन बनाते थे, जिन्हें मृदभांड कहा जाता था। और इन्हें बनाने की कला में माहिर होते थे, जिन्हें पैरों से चलाने वाले चाक पर तैयार किया जाता था। और इन बर्तन को पकाने के बाद इन पे मुख्य रूप से लाल रंग, ठीक है ना, लाल गेरू का लेप चढ़ाया जाता था। इसके बाद बर्तन के ऊपरी हिस्से पर काले रंग की स्याही से सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकृति, पेड़, पत्तियों, हिरण, मछली और मोर जैसे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए कि हड़प्पा कालीन बर्तनों में मुख्य रूप से अनाज रखने के बड़े कोठे, थालियां, कटोरे और सुराहीदार बर्तन शामिल थे। साथियों, यहाँ से छिद्रित बर्तन भी मिले हैं, जिनका उपयोग संभवतः मदिरा या किसी पेय पदार्थ को छानने के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध पुरास्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी विस्तार को दर्शाता है? तो आपके सामने विकल्प है, बताइए। देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था। इसका सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी, यानी यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन नदी, उसके किनारे स्थित है। और इसकी खोज वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, जिसमें उत्तर सीमा की अगर हम बात करें साथियों तो जो मांडा में है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। वहीं दक्षिणी सीमा की हम बात करें तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा और गोदावरी नदी के किनारे। वहीं पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वहीं पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान की दास्क नदी के किनारे है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकांगाडोर है। कई जगह अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर सुतकांगे डोर लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास और बाढ़ गांव भी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, बताइएगा। कथन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकास की व्यवस्था बहुत शानदार थी। कारण है कि गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी थी, जो ईंटों से ढकी रहती थी और इसमें जगह जगह सफाई के लिए मेन होल बने थे। अब आपको बताना है, कथन और कारण कह रहा है, पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन से विकल्प ठीक हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपने पढ़ा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की व्याख्या को आपने देखा और फैक्ट को समझा है, तो इसमें आपने जरूर समझा होगा कि विकल्प ए बिल्कुल ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों बात बिल्कुल ठीक है। और कथन कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
प्रश्न यह है कि हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह स्थान राजस्थान है। ध्यान रखेंगे, राजस्थान की बात हो रही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती, जो कि अब घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी को। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ एक साथ दो फसलें जैसे चना और सरसों उगाई जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अग्नि कुंड और हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, जो धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ प्रथा की ओर इशारा करते हैं। साथियों, यहाँ से भूकंप आने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य और लकड़ी की नाली के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की लिपि और मुहरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है, इसको अंडरलाइन करिए, असत्य कथन बताना है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। विकल्प बी कह रहा है कि इस लिपि को आज तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सका है। सी कह रहा है कि यहाँ की मुहरों पर अक्सर एक सिंह वाले मुंह, पशु और हाथी के चित्र मिलते हैं। डी कह रहा है कि हड़प्पा की लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिसे आज के विद्वानों ने आसानी से पढ़ लिया है। तो बताइए इसका सही कथन क्या है। चूंकि असत्य पूछ रहा है तो असत्य जो होगा वही सही कथन होगा। तो मेरे भाई, असत्य जो कथन है वो विकल्प डी है, इसलिए यही हमारा सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप जान लीजिए कि इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और कुल मिलाकर 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो किसी न किसी चित्र, मछली या चिड़िया के आकार के हैं। हड़प्पा के मुहरें मुख्य रूप से सेल खड़ी पत्थर की बनी होती थी और आकार में चौकोर या आयताकार थी। इन मुहरों पर मुख्य रूप उद्देश्य व्यापारिक सामानों की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करना था। तो ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट तीसरे से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हमने सभी आपके सामने उपस्थित कर दिया। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें। बाकी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत जल्द यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।